नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2016 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2016 का प्रश्न पत्र जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदी से रिलेटेड कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके यानी कि जो अचल हो, जिसका मूवमेंट ना हो सके, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा दिया गया है स्थितीय। तो स्थितीय का मतलब नहीं होता है जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना लाया जा सके, ये स्थितीय नहीं होता है। हमारा उत्तर नहीं होगा। स्थानीय, किसी स्थान विशेष से जुड़े व्यक्ति को या फिर वस्तु को स्थानीय कहा जाता है। जैसे कि स्थानीय लोग कहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर उस स्थान से जुड़े हुए वो लोग हैं। या फिर स्थानीय वस्तु कहते हैं, यानी पर्टिकुलर उस स्थान से जुड़ा हुआ वो वस्तु है। तो इससे भी कहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं लाया जा सकता, क्योंकि लोग और वस्तु तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये भी हमारा स्थानीय उत्तर नहीं होगा। स्थूल का मतलब होता है बड़े आकार का, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्थावर। स्थावर का मतलब क्या होता है कि जो अचल हो, ठीक है, जो स्थायी हो, जो स्थिर हो, उसी को स्थावर बोलते हैं। और इसी का मतलब हुआ कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान कीजिए। वह का करण कारक एक रूप हमसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको पुरुष को समझना होगा। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। जैसे कि जो वक्ता होता है, जो बोलता है, जैसे मैं किसी से बोल रहा हूं तो मैं यहां पर उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। और उत्तम पुरुष मैं एक वचन में होता है और बहुवचन में इसका हम होता है। अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो जो श्रोता होता है, यानी कि जो मेरी बातों को सुन रहा है, वो श्रोता होगा और उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कि तुम जो होता है वो एक वचन मध्यम पुरुष होता है, और तुम लोग और तुम सब ये बहुवचन में होता है मध्यम पुरुष का। ठीक है, और अन्य पुरुष में यह, वह और आप आते हैं। प्रश्न में हमसे वह के बारे में पूछा गया था, यानी वह का हमसे पूछा गया है, वह का हमसे पूछा गया है करण कारक में। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको करण कारक के बारे में जानना होगा। स्क्रीन पर आप कारक चिन्ह देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमसे करण कारक के बारे में पूछा गया था। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है या फिर द्वारा होता है, यानी से या फिर द्वारा करण चिन्ह यूज किया जाएगा। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में आप देखिए हमसे क्या बोला गया था, वह का करण कारक पूछा गया था। करण कारक में से या फिर के द्वारा आता है। अब चलिए, वह जो था हमारा कौन सा पुरुष था, ये था हमारा अन्य पुरुष था। और मुझसे, ये मुझसे यानी मैं से बना हुआ है, और मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है। जबकि प्रश्न हमसे अन्य पुरुष के बारे में पूछा गया है, उसने दिया गया है। देखिए, उसने जो होता है वो अन्य पुरुष से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने, अब आपने कारण कारक चिन्ह में पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा, तो ने किस में आता है, ये कर्ता कारक में आता है। और प्रश्न हमसे करण कारक में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, मैंने दिया गया है। मैंने, ये किस पुरुष से जुड़ा हुआ है, मैं किससे होता है, उत्तम पुरुष से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे अन्य पुरुष के बारे में पूछा गया था। एक ही विकल्प केवल बचा ही, उससे। यही एक ऐसा विकल्प है जो कि अन्य पुरुष वह से संबंधित है और करण कारक से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहां पर उस हो गया, और से या फिर के द्वारा मैंने आपको बताया था कि करण कारक में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर उससे बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। मैंने आपको बताया था ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो उत्तम पुरुष में मैं का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, हम होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं सिंगुलर हूं, लेकिन जब हम सभी लोग मिलाकर के बोले जा रहे हैं तो हम बहुवचन है। चलिए एक बार मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। देखिए, उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं आता है, और प्रश्न में हमसे बहुवचन पूछा गया था, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, हम हमारा सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, हम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए
पहला दिया गया है अनुच्छेद, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अनुच्छेद थोड़ी होती है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वाक्य भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद जो होता है वो यानी एक पैराग्राफ समझ लिए, पैराग्राफ वाक्यों से मिलकर के बनता है। वाक्य भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वाक्य शब्दों से मिलकर के बनता है। शब्द भी हमारा उत्तर नहीं होगा, कि शब्द वर्णों से मिलकर के बनता है, जिसे हम लोग ध्वनि बोलते हैं। तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाएगा, ध्वनि या फिर वर्ण। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, इसकी पहचान कीजिए। तो बेइंसाफी में प्रत्यय क्या, उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है। यहां पर मूल शब्द क्या है, इंसाफ मूल शब्द है, और इसके पहले उपसर्ग जो लगा हुआ है वो बे लगा हुआ है। बे उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द इंसाफ है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा बे, क्योंकि मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे ही उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बे इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है, अनुभूति, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अनुभूति हम लोग बोलते हैं, यानी कि अनुभूति न पर कम जोड़ दे रहे हैं, ऊ की मात्रा कम जोड़ दे रहे हैं, और भूति में भ पर ज्यादा ऊ की मात्रा पर जोड़ दे रहे हैं, यानी कि जिसमें कम जोड़ दिया जाता है उसमें छोटी ऊ की मात्रा होगी, और जिस पर ज्यादा जोड़ दिया जाता है उस पर बड़ी ऊ की मात्रा होगी। अनुभूति न पर ऊ की जो मात्रा उस पर कम जोड़ देना, यानी न पर छोटी की मात्रा होगी और भ पर बड़ी की मात्रा होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी दूसरा दिया गया अनुभूति, तो ये तो होता नहीं है। तीसरा देखिए अनुभूति लिखा गया है, अनुभूति यानी न पर भी बड़ी ऊ की मात्रा और भ पर भी, तो ये अनुभूति हो जाएगा, जो कि गलत होता है, अनुभूति हम लोग कहते हैं, ठीक है। और चौथा तो गलत है ही, अनुभूति दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 अनुभूति सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस वाक्य की पहचान कीजिए, यानी कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। विकल्प आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला दिया गया विभा मुझसे प्यार करती है, तो ये तो बिल्कुल सही वाक्य है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे अशुद्ध वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए राकेश अच्छा लड़का है, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। कुंदन सुंदर लगती है, देखिए आपको लग रहा होगा कि कुंदन लड़के के बारे में कहा गया है और यहाँ पर लड़की दिया गया है, तो ये गलत हो सकता है और ये आप उत्तर लगा करके चले आएंगे। लेकिन ये अगर आप इस तरीके से उत्तर लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि किसी के नाम से हम ये तय नहीं कर सकते कि उसका लिंग क्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई नाम ऐसे होते हैं जो कि लड़के का भी होता है, लड़की का भी होता है। जैसे कि कमलेश नाम होता है, वो लड़कियों का भी होता है और लड़के का भी होता है। इसी प्रकार से नीरज नाम लड़की का भी होता है और लड़के का भी होता है। तो आप केवल नाम से उसकी लिंग के बारे में नहीं पता कर सकते, क्योंकि यहां पर सुंदर लगता है या लगती है, सुंदर लगता है या लगती है, वो उसके लिंग से तय होगा, ठीक है। और कुंदन जो लड़का है या लड़की है, हम केवल नाम से तय नहीं कर सकते। इसलिए यह भी हो सकता है कि कुंदन लड़की का नाम हो, और उस कंडीशन में यह वाक्य बिल्कुल सही है कि कुंदन सुंदर लगती है, ठीक है। तो ये हम लोग सही मान करके चलेंगे, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमसे अशुद्ध वाला पूछा गया था। मैं फिर से बता रहा हूं, केवल नाम के आधार पर आप लिंग तय नहीं कर सकते जब तक हमें स्पष्ट ना बताया गया हो, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, भारत की सेना विजित हुई। अब यहां पर देखिए भारत की सेना विजित हुई, यह गलत है, विजित नहीं बल्कि विजयी हुई होना चाहिए था। भारत की सेना विजयी हुई होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 में यहां पर गलती है और ऑप्शन नंबर 4 अशुद्ध है, इसलिए यही इसका एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए हमारे पास टोटल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका अक्ष, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ जो कि आपके से प्रश्न में पूछा गया, और चौथा होता है श्र, ठीक है। तो अक्ष जो है वो क प्लस मूर्धा स से मिलकर के बना होता है। त्र जो होता है वो त प्लस र से मिलकर के बना होता है। ज्ञ जो है वो ज प्लस इया से मिलकर के बना, ज प्लस इया से, ठीक है, ज प्लस इया से मिलकर के बना होता है। और श्र जो है वो तालव्य श प्लस र मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला वाला जो सभी वर्ण है, आप ध्यान से देखिए, सब में नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर रहित इसका उच्चारण होता है। जैसे जिसके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। अब स्वर नहीं लगे होने का क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोग क पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे हम लोग क पढ़ते हैं तो क बोल करके देखिए अंत में आपका अ आ रहा है, क बोलने से अंत में अ आ रहा है, यानी कि ये क कैसे बना हुआ है? ये क
प्लस अ मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए तो इसको व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि व्यंजन वो ध्वनियां होती हैं जो कि बिना स्वर के उच्चारित हो ही नहीं सकती। यहां पर देखिए अ जो होता है वो स्वर होता है, और जब ये क में स्वर अ जुड़ता है तब ये संपूर्ण क बनता है। और अगर नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो हलंत लगा हुआ है सब में, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है, यानी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज प्लस य। देखिए हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे वाले विकल्प को देख करके ये भी ज प्लस य है, हम लोग तुरंत टिक मार देते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। यहां पर विशेष तौर पर आपको ध्यान ये देना है कि देखिए यहां पर ज के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर रहित है, यानी इसमें और नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप मान करके चलिए, अगर इसको हम लोग सही माने तो क्या हो जाएगा, ये ज प्लस अ प्लस इया है, तो इसको जइया पढ़ेंगे, जबकि ये क्या है, ज प्लस इया यानी कि ज्ञ हो जाएगा। तो ये वाला हमारा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये और रहित होता है यानी स्वर रहित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणेश घर पहुंच चुका है, इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ध्यान से समझिएगा, वाक्य क्या दिया गया, गणेश घर पहुंच चुका है, यानी कि ये काम जो होने वाला था, घर जाने वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान, यानी कि जो काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो इसे हम लोग पूर्ण वर्तमान बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान तो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, क्योंकि ये वर्तमान टेंस तो है, यानी प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन उसके अंदर आपसे स्पेसिफिक पूछा गया था, तो ये ब्रॉड सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा था। अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। अपूर्ण वर्तमान यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मोहन विद्यालय जा रहा है, यह भी वर्तमान टेंस का ही वाक्य है, लेकिन अभी विद्यालय जाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि अपूर्ण है, अभी भी विद्यालय जाने का काम चल रहा है, तो इसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअस, जिसे आप हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, उसे ही यहां पर अपूर्ण वर्तमान बोला गया। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान में जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा यानी कि पढ़ने का काम अभी वर्तमान में चल रहा है। यहां पर जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा है, राम पढ़ता होगा, तो आप होगा देख करके इसको फ्यूचर मत समझिएगा, क्योंकि पढ़ने का काम तो अभी वर्तमान में चला ना, राम पढ़ता होगा यानी इस समय पढ़ रहा होगा। तो यहां पर हमें संदेह है, हो सकता है कि वो पढ़ भी रहा हो सकता है कि वो नहीं भी पढ़ रहा हो, तो जहां पर संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। प्रश्न हमसे इस वाक्य के बारे में पूछा गया था, गणेश घर पहुंच चुका है, तो वाक्य कंप्लीट हो चुका है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसे पूर्ण वर्तमान बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की पहचान कीजिए। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है, तो पापी का स्त्रीलिंग पापिन होगा। क्या होगा, पापिन होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्ल चक्राना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। अक्ल चक्राने का मतलब क्या होता है कि कुछ भी समझ में ना आना, कुछ भी समझ में ना आना, इसे बोलते हैं अक्ल चक्राना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता या फिर खुशी, तो प्रसन्नता या फिर खुशी का विलोम क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। विलाप का मतलब होता है रोना, बिलक बिलक करके रोना, तो ये हमारा प्रसन्नता का विलोम नहीं सही होगा। ठीक है, दूसरा दिया गया खेद, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा दिया गया दुख, तो अगर सुख हो रहता तब उसका विलोम दुख होता, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा विषाद। विषाद का मतलब क्या होता है, दुखी होना। ठीक है, विषाद का मतलब दुखी होना। हर्ष का विलोम हमसे पूछा गया था, तो विषाद यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देविच्छा में संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। देविच्छा का संधि विच्छेद हमसे पूछा गया है, तो देखिए यहां पर व में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये यहां पर सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि दीर्घ संधि है। और ये कैसे संधि विच्छेद होगा, देखिए ये बनेगा देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा मिलकर के देवीच्छा बना हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर है बड़ी ई की मात्रा
प्लस यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा मिल करके दीर्घ में यानी बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो गया। देखिए देवी में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देवी प्लस इच्छा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है, उस विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची होते हैं, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा गया था। तो कंदील जो होता है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इस वजह से कंदील हमारा यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया है, इसकी पहचान कीजिए। आवा प्रत्यय किसमें नहीं लगा है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए चढ़ावा में चढ़ाना यहाँ पर मूल शब्द है और उसमें आवा तत्व मिलकर के चढ़ावा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर तो आवा प्रत्यय है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। भुलावा में देखिए भूलना मूल तत्व है और उसमें आवा प्रत्यय लग करके भुलावा बना हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दिखावा में देखिए देखना या फिर दिखाना यहाँ पर मूल तत्व हो जाएगा और इसमें आवा प्रत्यय लिख करके दिखावा बना हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन लावा की अगर बात करें तो इसमें कोई भी मूल शब्द नहीं है, अगर आप तोड़ेंगे तो मूल शब्द नहीं है तो वहां पर प्रत्यय भी नहीं आएगा क्योंकि प्रत्यय मूल शब्दों में ही जुड़ करके उसका अर्थ बदलते हैं, यानी वहां पर मूल शब्द होना जरूरी है। यहां पर कोई भी मूल शब्द नहीं आएगा, इसलिए यहां पर आवा प्रत्यय नहीं जुड़ सकता। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2016 प्रश्न पत्र के हिंदी पेपर सॉल्यूशन को आपने देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।